वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज भी लाइव क्लास मैं नहीं आ सका क्योंकि फ्रेंड्स देर हो गई थी, इसी वजह से लाइव क्लास मैं नहीं ले पाया। रात देर को घर में लौटा इसलिए। तो फ्रेंड्स, उसी के जगह पे आपका ऑफलाइन वीडियो बायोलॉजी का मास्टर वीडियो पार्ट 2 आप लोग को ऑफलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे टेस्ट भी शुरू किया है फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए फ्रेंड्स, क्योंकि टेस्ट का लिंक है जो उसी टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं फ्रेंड्स, इससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। क्योंकि टेस्ट में सभी क्वेश्चन है जो सिलेक्ट करके देते हैं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वही क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ टेस्ट में। तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये बायोलॉजी का मास्टर वीडियो पार्ट 2 है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा जरूर देखिएगा। कहता है कि कुछ जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। देखिए, कुछ जड़ें होती हैं जो आपका जो मूलांकुर होता है उससे ना होकर करके पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाती है। तो अपस्थानिक जड़ वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। तने का रूपांतरण मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे आलू है, देखिए तो आलू को हम लोग रोपते हैं तो आलू ही रोपते हैं फ्रेंड्स, उसी का रूपांतरण रूप होता है वो। तो देखिए इसमें है जो शकरकंद है जो आपका तने का रूपांतरण रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है। देखिए, इससे एक प्रश्न जरूर आता है फ्रेंड्स, तो इस सभी को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। तो देखिए, आलू है जो एक रूपांतरित तना का उदाहरण है। अगला सवाल है, अदरक एक राइजोम है जो क्या है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमिगत तना है। अदरक है जो क्या है, एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए, आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। तो देखिए, आपका 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सेब है जो आपका फॉल्स फ्रूट के अंतर आभासी फल के अंतर्गत आता है। अगला 6ठा नंबर सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, 100% है, इस चैप्टर से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हल्दी है जो सूखे हुए प्रकंद से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल फ्रेंड्स, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 7 नंबर सवाल है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। हो सकता है एक प्रश्न आपको पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए प्याज में जो खाद्य पदार्थ है जो सेलुलेज के रूप में संचयित होता है। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आपका है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पत्ता। 9 नंबर सवाल आपका है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो देखा जाए जीवन चक्र की दृष्टि से, तो गेस करते चलिएगा। 9 का करेक्ट आंसर पुष्प हो जाएगा, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो पुष्प है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। 10 नंबर सवाल आपका है, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसका है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंवला की है, ठीक है। कंचन एक उन्नत किस्म किसका है, तो आंवला की है। 11 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, ठीक है। पेट्रो प्लांट कौन है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करंज है जो फ्रेंड्स आपका पेट्रो प्लांट के अंतर्गत आता है। 12 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका है जो पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो नीला और लाल का तीव्र अवशोषण होता है। 13 नंबर सवाल, पुष्पी पादप के बीज किससे निर्मित होते हैं। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजांड से। पुष्पी पादप के बीज किससे निर्मित होते हैं, तो बीजांड से। इसका एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखना है। सभी वीडियो है जो आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगा फ्रेंड्स। फायरमैन हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जीके जीएस से होता है, सब कॉमन होता है। तो आपका 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? सी हो गया। बीजांड से ना क्या क्वेश्चन था कि पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, तो बीजांड से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 14 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागनिषेचन है जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। 15 नंबर सवाल आपका कुट से है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है। फल है, बीज है इधर फ्रेंड्स, इस साइड में आपका बीजांड, पत्ती, तना, अंडाशय है। तो चलिए देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए मिला लिए, 1 का 4 होगा। फल है जो आपका अंडाशय से, बी का 1 बीज हो जाएगा जब फ्रेंड्स आपका, बी का 1 बीजांड से। काष्ठ है फ्रेंड्स, तो आपका सी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। काष्ठ है जो तना से प्राप्त होता है, और मंड है जो फिर किससे बनता है? पत्ती से बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 15 का। 16 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सनी हो जाएगा। ठीक है, 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सनई से। कह रहा है ना कि निम्न कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो सनई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें, निम्न में कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि के मापने हेतु निर्मित किया गया था? और देखिए सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ही थे फ्रेंड्स, जो बोस या बसु जो थे, उन्हीं ने बताया था फ्रेंड्स आपका कि पौधे में जीव होते हैं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे? तो जगदीश चंद्र बोस थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 17 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में पुस्ता जड़ों के उदाहरण है। तो पुस्ता जड़ों यानी बटर्स रूट्स किसमें है फ्रेंड्स? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीपल में, बादाम में और रबड़ का पेड़ में, सभी में है जो आपका बटर्स रूट्स होता है, पुस्ता जड़ें पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स पुस्ता जड़ें के बारे में आपका यहाँ पर दिया हुआ डिटेल में, किसे कहते हैं? जलीय भागे में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज रूप में होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों एवं तनों के आधार से विकसित होती है। उदाहरण बादाम, पीपल, रबड़ का पेड़, ये सभी में पुस्ता जड़ें होती है। इसका डिफिनेशन दिया हुआ था। 19 नंबर सवाल को देखें कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 का जो करेक्ट आंसर होगा रंध्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंध्र, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अस्टोमेटा कहते हैं। तो कहीं कहीं पर अस्टोमेटा दिया हो रहता है रंध्र, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे के संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी होता है? तो वही अस्टोमेटा, जिसे रंध्र यानी छिद्र भी कह सकते हैं। 20 नंबर सवाल आपका है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। ठीक है, जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के यानी सेम पौधे के दूसरे पुष्प की जो वर्तिका काग्र में स्थानांतरण होता है, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। फलों के मीठा स्वाद का कारण क्या है? तो देखिए फल में जो मीठापन होता है किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन बहुत बार हुआ है। तो उसमें फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर 21 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं? तो 22 का उसको हम लोग टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत रखेंगे। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे, यानी उस पौधे को आप किस वर्ग में रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं परंतु उसमें बीज नहीं होते हैं? तो जिसमें बीज नहीं होते हैं उसको हम लोग टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत रखेंगे। 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कुछ
कुछ बीजीय पौधे में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? 23 का। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ बीजीय पौधे में जो बीज होते हैं क्या होता है, वो कवर किया हुआ नग्न रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे पौधे को हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में क्या स्पर्म्स के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए गेस कीजिए, 24 का करेक्ट आंसर है। सभी प्रश्न का आंसर गेस करते चलिएगा। तो देखिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए आपका फिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, फूलों का अध्ययन। जैसे पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपका फूलों का अध्ययन ना, तो फिनोलॉजी हो जाएगा। ठीक, फिनोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का डी। एक मिनट फ्रेंड्स, 24 नंबर सवाल ना मैं यहाँ गलत आंसर पढ़ दिख रहा हूँ फ्रेंड्स। एक मिनट यहाँ से 23 का था आपका कुछ बीजीय पौधे, ये तो क्लियर है फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर डी था ना। 24 फूलों का अध्ययन ना, तो फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सॉरी, 24 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनोलॉजी नहीं। पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या फलों का अध्ययन किया जाता है, और एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का संवर्धन के बारे में अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 24 का एंथोलॉजी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल आपका है लीवरवर्ट क्या है? ये लीवरवर्ट क्या है 25 का? तो ये देखिए, एक स्थलीय पौधा जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल आपका है कि स्वपरागन का अर्थ है। स्वपरागन का अर्थ क्या होता है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तथा पराग का स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है। 26 का करेक्ट आंसर ए होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। स्वपरागन से क्या समझते हैं? तो परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, यानी जो परागकोश होता है उससे उसी पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है उसमें पराग का जब स्थानांतरण होता है तो स्वपरागन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, भ्रूण किसमें मिलता है? चलिए गेस कीजिए 27 का करेक्ट आंसर। तो भ्रूण है जो आपका बीज में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ठीक है, 27 का सी हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। और 28 का माँ पौधे यानी मदर प्लांट की भांति पौधा मिलता है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तना काट से। पुष्प के नर तथा मादा जनांग का युग्म है। 29 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुष्प के नर जनांग को पुमंग कहते हैं और मादा जो जनांग होता है उसे जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल का पुनः देख लें। पुष्प के नर तथा मादा जनांग का युग्म है, तो आपका पुमंग और जयांग है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, पुष्प के भाग देख लें। कह रहा है पुष्प के भाग होता है बाह्य दल होता है फ्रेंड्स, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जयांग होता है। यही पुमंग होता है जो नर भाग होता है फ्रेंड्स, और ये होता है जो मादा भाग होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग तथा पुमंग एवं ज्यांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए इसका जो आपका है जो पुष्प के भाग होते हैं तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। फूल के जो पुष्प होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं और दलपुंज होते हैं, पुमंग होते हैं और क्या होते हैं, ज्यांग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है फ्रेंड्स कि जो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज होता है जो पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग के नाम से जाना जाता है, जबकि जो पुमंग एवं ज्यांग को पुष्प का क्या कहा जाता है, आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग एवं ज्यांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। जी हाँ, ये है जो जनन भाग होता है, पुमंग और ज्यांग। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है और ज्यांग है जो क्या है आपका मादा जनन भाग है। एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो पुमंग है जो नर हो गया फ्रेंड्स, ज्यांग हो गया जो आपको मादा हो गया। 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल आपका है पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है, बिल्कुल ही गलत है। बाकी जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है और एक बीजी पत्री एवं द्विबीजी पत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती है। तो सभी सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी के सिवाय सभी सही है। एक का इसका करेक्ट आंसर है, यही कथन असत्य है। 31 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलित नहीं है। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आम, अदरक, कंदिल जड़ें, ये है जो सुमेलित नहीं है। 31 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, 32 नंबर सवाल आपका है कि पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। पादप के कायिक अंगों में कौन शामिल नहीं है? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बीज है जो फ्रेंड्स कायिक अंगों में शामिल नहीं है, बाकी जड़, तना और पत्तियां तो उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 33 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी पौधे का पहचान करना है जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है फ्रेंड्स, तो ये अमर बेल है जो देखिए परजीवी पौधा के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी ये सब तो है आपका कीड़ा, घटपर्णी, ब्लेडवर्ट और सूरजमुखी, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन अमर बेल है जो फ्रेंड्स क्या है, ये परजीवी पौधे का उदाहरण है, अमर बेल। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 34 नंबर सवाल आपका है, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 34 का करेक्ट आंसर होगा अनावृत्ति बीजी कहलाता है, ठीक है। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर क्या होता है, आवरण नहीं होता, उसे अनावृत्ति बीजी कहा जाता है। 34 का बी। 35 नंबर सवाल देखें, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स परागकोश हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 36 को देखें, 36 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, लहसुन, प्याज। तो लहसुन और प्याज किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? ये आपका सल्क कंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हल्दी, केला, अदरक, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका प्रकंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हल्दी, केला, अदरक है जो प्रकंद हो जाएगा। बच गया अरबी जिमी कंद है जो फ्रेंड्स एक घन कंद के अंतर्गत आएगा। आलू है जो किसके अंतर्गत आएगा? तो स्तंभ कंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार पुनः ध्यान से देख ले फ्रेंड्स, लहसुन, प्याज है जो किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सलकंद के अंतर्गत आएगा। बी में आपका क्या है? हल्दी, केला, अदरक, तो ये आएगा प्रकंद के अंतर्गत। हल्दी, केला, अदरक, अरबी जिमी कंद, ये सब है जो घन कंद के अंतर्गत। आलू है जो स्तंभ कंद के अंतर्गत आता है। 37 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपस्थानिक जड़ तंत्र को कहा जाता है, ठीक है। देखिए अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे फ्रेंड्स, वैसे जड़ है जो मूलांकुर से ना हट कर करके पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं, उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र भी कहा जाता है? तो वही जो आपका अपस्थानिक जड़ तंत्र है उसे कहा जाता है। 37 का ए। 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बायोलॉजी का जो मास्टर वीडियो मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे फालतू मेरे ख्याल से बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। 38 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 38 का करेक्ट आंसर इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन है जो पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हार्मोन है जो फ्रेंड्स मानव में हम लोग को होता है फ्रेंड्स, निकलता है आपका अग्नाशय ग्रंथि से, आप लोग को पता है, जो मधुमेह रोग के लिए उत्तरदायी होता है। बाकी जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ये सभी है जो पादप हार्मोन का उदाहरण है। 39 नंबर सवाल देखिए, विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? 39 का गेस करिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इसका जवाब आप लोग को पता होगा। 39 का तो वुल्फिया है जो फ्रेंड्स सबसे छोटा है, रेफ्लिसिया सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे बड़ा रेफ्लिसिया। 40 नंबर, कच्चे फल को पकाने के लिए
किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर सवाल को देखिए, पादप के तने से संबंधित सत्य कथन का पहचान कीजिए। 41 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, पादप के तने से संबंधित कथन का पहचान कीजिए। तनों का विकास परांकुर से होता है, सही है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकसित, ये भी सही है। तनों पर पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यूकलिप्टिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 43 का, क्योंकि यह पर्व यानी नूड्स और पर्व संधिया से युक्त होता है, इसीलिए अदरक एक तना है, जड़ का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अदरक पहले तो पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अदरक है क्या, तो अदरक है, जो कि तना का उदाहरण है। तो तना इसे क्यों कहा जाता है, जड़ क्यों नहीं कहा जाता है, जबकि आपका फ्रेंड्स अदरक भी आपको भूमिगत अंदर ही रहता है। तो क्योंकि यह पर्व और संधियों से युक्त होता है, इसीलिए अदरक को तना कहते हैं, जड़ नहीं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, जेट्रोफा का, जिसे रतन ज्योत भी कहते हैं, याद रखिएगा। बायोडीजल बनाने में रतन ज्योत यानी जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गेस कीजिए 45 का। तो देखिए, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ना, तो क्लोरेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाघ, कसुकुट्टा और केचुआ नहीं, क्लोरेला है जो फ्रेंड्स कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 46 नंबर सवाल है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी? देखिए, पौधे में दो आपका बताया था फ्रेंड्स, इसका उत्तक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम होते हैं ना। तो फ्लोएम है जो क्या करता है फ्रेंड्स, पहले बताया था, फ से फ्लोएम और फ से फूड होता है ना, बताया था ट्रिक। फूड माने भोजन, यानी भोजन का ये सब जगह आहार का वाहन करता है, आहार मतलब भोजन होता है। 46 का करेक्ट आंसर आपका 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से सर्दी हो गई है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार वहन के लिए आपका जो फ्लोएम उत्तक है, जो क्या है, उत्तरदायी है, जिम्मेदार है फ्रेंड्स। जबकि एक जाइलम होता है, वो क्या करता है, खनिज और जल का संवहन करता है। और फ्लोएम यानी फूड का, यानी आहार का। 47 नंबर सवाल आपका, पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता है? 47 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, अधिपादप है जो उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता? तो अधिपादप नहीं आता है। 48 नंबर सवाल को देखिए, 48 नंबर है आपका, नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो ये आपका उभयलिंगा श्री कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप है जो आपका क्या कहलाता है? तो उभयलिंगाश्री कहलाता है। 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखें कि प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? चलिए, क्वेश्चन बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो लाल रंग का होता है, ठीक है फ्रेंड्स, किसका, लाल रंग का प्रकाश होता है जो अधिक प्रभावकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? पहले ही बता चुका हूँ कि जो उसका है फ्रेंड्स, वलय की संख्या गिन करके किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 50 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, जी हाँ, 49 50, वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो 51 का करेक्ट आंसर है जो है आपका, सौर ऊर्जा किस में होगा? गेस कीजिए। तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है?
तो सूर्य का प्रकाश तो जरूरी चाहिए, जल भी जरूरी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है, उसमें सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन तो उससे निकलता है जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। 53 नंबर, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किससे प्राप्त होती है? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, तो वो जो ऑक्सीजन निकलती है वो आपका जल से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें जल में होता है ना H2O, उसमें ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन बाहर इसमें फिर निकलता है। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 54 नंबर सवाल को देखिए, चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा होता है? देखिए चाय में उत्तेजक होता है, आप लोग को पता है ना, तो क्या होता है इसमें कैफीन पाया जाता है। चाय में जो उत्तेजक के रूप में होता है वो कैफीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, याद रखें। एक बीजी पत्र एवं द्विबीजी पत्र में अंतर क्या होता है? जो एक बीजी पत्री होता है द्विबीजी में, तो देखिए जो एक बीजी पत्री होते हैं इनके बीज में केवल एक बीज पत्र उपस्थित होता है, और इनमें बीजों में द्विबीज पत्र उपस्थित होते हैं। इसमें एक रहता है, इसमें दो होता है। फिर इनमें जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है। जो एक बीजी पत्र होते हैं, पत्री होते हैं, उसमें जड़ ज़्यादा विकसित नहीं होता है, जबकि फ्रेंड्स इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसमें है एक बीजी पत्र में इनके पुष्पों के भाग 3 या 4 के गुणांक में होते हैं, जबकि इन पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। फिर कहा है फ्रेंड्स, इनके संवहन पूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, जबकि फ्रेंड्स आपका द्विबीजी पत्री में कैम्बियम उपस्थित होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। अब देखिए ये सब याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिगत तनों का रूपांतरण है जो याद रखिएगा। प्रकंद के अंतर्गत कौन कौन आएगा फ्रेंड्स? तो अदरम, हल्दी, केला, बांस, ये सब है जो प्रकंद के अंतर्गत आएगा। स्तंभ कंद के अंतर्गत आलू, रतालू, शकरकंद है जो आपका स्तंभ कंद के अंतर्गत आएगा। सल्क कंद के अंतर्गत प्याज, लहसुन, ट्यूलिप आता है। और घन कंद के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका अरबी, जिमीकंद और ग्लैडियोलस आता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका एक चैप्टर का हो गया फ्रेंड्स, खत्म हो गया। अब जिसमें दूसरा बायोलॉजी का अगला चैप्टर लेते हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इसमें हम लोग लगभग 54 सवाल देखिए फ्रेंड्स, 54 सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकंद, घनखंड और पुष्प से रहेगा फ्रेंड्स तो इसी से में से ही प्रश्न पूछा जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पादप रोग से संबंधित। ठीक है, पादप रोग से संबंधित देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए करा फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न आपको पूछा जाता है अक्सर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है इसको आपको पता करना है। तो देखिए एक साइड में फसल है, दूसरे साइड में आपका रोग का नाम दिया हुआ है, तो इसको आपको करना है। तो धान है, बाजरा है, मटर, चना है। सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, धान। हरित बाली रोग, ये हरित बाली रोग है जो आपका धान से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए बाजरा में अर्गट रोग होता है, मटर में आपका बुकनी, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, चना के उकठा रोग होता है। ठीक है, ये हरित बाली रोग है जो फ्रेंड्स धान की फसल से नहीं है। याद कीजिए फ्रेंड्स, बहुत इससे स्पेशल वीडियो मैं बनाया था, उसमें भी बताया था। तो चलिए इसका कमेंट करके हमें आप लोग बताइएगा कि हरित बाली रोग है जो किससे संबंधित है फ्रेंड्स। जैसे और है आपका मूंगफली से है, क्या से है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, गेहूं से है, ठीक है, किससे है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे टीका रोग है तो आपका मूंगफली से है पड़ता है फ्रेंड्स, उसी तरह से इतना तो कन्फर्म है फ्रेंड्स आपका कि हरित बाली रोग है जो आपका धान से नहीं है। तो किस फसल से संबंधित ये हरित बाली रोग है, इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। देखिए मक्का की पत्तियों का जो शीर्ष होता है सफेद होता है, वो किसका सूचक है? तो 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अगर जो जिंक की कमी हो जाएगी तो मक्का की पत्तियों का जो शीर्ष का सफेद होना सूचक होता है। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डेवा। आप मक्के के फसल देखे होंगे फ्रेंड्स, तो मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना। जब मक्के का पत्ती होता है तो देखिएगा उसको जो आगे शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है, उजला हो जाता है। तो ऐसा ऐसा होना किसका सूचक होता है कि उसमें जिंक की कमी हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। तीसरा नंबर सवाल है आपका, पौधे में व्हाइट बड, बहुत इंपॉर्टेंट, रोग किसकी कमी से होता है। पौधे में व्हाइट बड होता है जो फ्रेंड्स आपका 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से होता है। अगला फ्रेंड्स आपका सफ़ेद कीट, ठीक है। सफ़ेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सरसों का है, ठीक है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरसों का ये रोग है सफ़ेद कीट। 5वां नंबर है फ्रेंड्स, करनाल बंट किस फसल का रोग है। चलिए ये भी बहुत पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, गेस कीजिए। देखिए करनाल बंट है जो आपका गेहूं का रोग है। करनाल बंट है जो किस फसल में का रोग है, तो गेहूं का है। अगला फ्रेंड्स, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। तो धान का जो टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरी पत्ती के फुदके द्वारा। अगला है फ्रेंड्स आपका, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है। देखिए ब्लैक हार्ट रोग होता है किसमें, तो आलू में होता है। किसकी कमी से ये होता है, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। 8वां नंबर सवाल देखिए, येलो बैन मोजैक किस फसल की गंभीर बीमारी है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए येलो बैन मोजैक है जो आपका भिंडी फसल की बीमारी है, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण माना जाता है तो आपका कवक यानी फफूंदी को माना जाता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे में रोग होते हैं उसका कारक कौन है, तो आपका फफूंदी है। जैसे मनुष्य में जीवाणु और आपका विषाणु और प्रोटोजोआ से रोग होता है, उसी तरह से फ्रेंड्स ज़्यादातर पेड़ पौधे में जो रोग होता है फफूंद कवक के कारण ही होता है। 10 नंबर सवाल फ्रेंड्स, कि नींबू का डाईबैक रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाईबैक रोग किससे संबंधित है, तो नींबू के फसल से संबंधित है। कि कारण क्या होता है, किसके कारण से नींबू का डाईबैक रोग हो जाता है। देखिए देखिए वहाँ पर बैक देखे होंगे फ्रेंड्स, नींबू में ये रोग देखने से पता चल जाता है नींबू का, देखिएगा तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे की कमी से नींबू में डाईबैक रोग हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा, जीवाणु जनित पादप रोग और कारक। जैसे जीवाणु बैक्टीरिया जनित होता है। आलू का सैथिल रोग, देखिए ये इस तरह से याद रखिएगा, सैथिल रोग किस में होता है, आलू में होता है। तो आलू का जो सैथिल रोग होता है वो स्यूडोमोनस सोलेनिसियरम के द्वारा होता है, ठीक है। आलू का सैथिल रोग। धान का अंगमारी रोग, देखिए अंगमारी रोग किसमें होता है, तो धान में अंगमारी रोग होता है, ये जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग, देखिए ये भी पूछा था, कैंकर रोग किसमें होता है, नींबू में। तो ये होता है जो फ्रेंड्स किसके से होता है, तो जैंथोमोनस सिट्री के कारण होता है। गेहूं का टुंड रोग कोरिनो बैक्टीरियम ट्रेटी के कारण होता है। अगला कारक ये है फ्रेंड्स इसका 5वां में है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ठीक है, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर ये जैंथोमोनस मालवेसियरम के कारण होता है। सेब गुलाब टमाटर का ट्यूमी फॉन्सियस रोग किसके कारण होता है, तो क्राउन गाल के कारण होता है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि आलू का स्कैब रोग होता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिजी के कारण होता है। तंबाकू का सैथिल रोग होता है जो स्यूडोमोनस सोलोनेसिएरम के कारण होता है। टमाटर का सैथिल रोग होता है जो स्यूडोमोनास सोलोनेसिएरम के कारण होता है, ठीक है, सोलेनेसिएरम के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, अजैविक पादप रोग, नींबू में डाईबैक रोग होता है, याद रखिएगा। अभी देखिए इस तरह से भी याद रखिएगा, डाईबैक रोग किस में होता है, नींबू में होता है। इसमें किसके कारण से होता है, तो कॉपर यानी कमी से, कॉपर की कमी से नींबू में ये डाईबैक रोग होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस होता है जो बोरेन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है, नींबू में लिखे लिटिल लीफ रोग होता है। आम में लिटिल लीफ रोग होता है आम में, तो जस्ते की कमी से कारण होता है।
मटर में मार्स रोग होता है जो मैग्नीज की कमी से कारण होता है। धान में खैरा रोग होता है, पूछा जाता है खैरा रोग किससे संबंधित है, धान से। तो धान, ये देखिए हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है। धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में व्हीप टेल रोग होता है किसके कारण फ्रेंड्स, तो आपका मॉल्बिडेनम की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग होता है जो बोरेन के कमी के कारण होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कमी के कारण होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आलू का ब्लैक हार्ट होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है किसके कारण फ्रेंड्स, तो होता है फ्रेंड्स बोरॉन की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इस कर करके भी लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर करके देख लीजिए, एक बार नज़र अच्छी तरह से फ्रेंड्स, एक दो बार रिपीट कर लिए, आपको याद हो जाएगा। जो नहीं आता है उसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आपका पादप रोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते थे फ्रेंड्स, उसको हम लोग ने अभी कवर कर लिया। अब देखिए पोषण से संबंधित देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। पोषण से संबंधित हम लोग टोटल 26 प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 26 महत्वपूर्ण प्रश्न पोषण से संबंधित। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन रोगों से शरीर को रक्षा करता है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा कथन है जो आपको गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा पहला तो 100% गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है, गलत है। हाँ, ये दोनों आपको सही लग रहा है, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये आप कथन सही है। अब विटामिन रोगों से शरीर का रक्षा करता है, बिल्कुल सही है भी है। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि आधुनिक वैज्ञानिक में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कभी कभी मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, शुरू से ही ऐसा ही है, तो उस पर ध्यान न दीजिएगा ज़्यादा। 2 नंबर सवाल है आपका कि आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर कुट में दिया हुआ ना, पोषण स्तर का अध्ययन, कैंसर रोग को समझना, पौधे में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना, विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयां निर्मित करना। किसके क्या है फ्रेंड्स, पुनः एक बार सुनिए क्वेश्चन को कि आधुनिक विज्ञान में आपका प्रोटोमिक्स की उपयोगिता क्या है, ठीक है। प्रोटोमिक्स, आधुनिक विज्ञान में जो आपका प्रोटोमिक्स है इसकी उपयोगिता के बारे में जो कथन है वो क्या है फ्रेंड्स। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी इसका उपयोगिता है 1 2 3 4। जो आपका आधुनिक विज्ञान में प्रोटोमिक्स है, ठीक है, प्रोटोमिक्स है वो क्या है, तो आपका ये है जो आपका पोषण स्तर का अध्ययन है, कैंसर रोग को समझना भी है, पौधों में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना है और विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयां निर्मित करना है, ठीक है, प्रोटोमिक्स। 3 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। कौन सा फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो 3 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ना मटर, क्योंकि मटर के गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए। तो कहता है कौन सा फसल लगाने से मृदा मिट्टी को क्या होता है, नाइट्रोजन से वो भरपूर कर देता है, परिपूर्ण कर देता है, तो मटर का फसल लगाने से। अगला है फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा विटामिन को कहा जाता है, ठीक है। कहता है यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो ये विटामिन को कहा जाता है। 5वां नंबर सवाल है वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं वो क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ग्लूकोज पीते हैं ना तुरंत में एथलीट्स को ऊर्जा मिलती है। 5 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मेरे ख्याल से इसमें आप देखिए 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो मूंगफली जो है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का बी, मूंगफली है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स आपका, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है मानव शरीर में? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लीवर में होता है, यानी यकृत में भंडारित होता है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी याद रखिएगा, ये आपका जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर बी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो एडेक याद रखिएगा, ए डी ई के है जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी है जो आपका जल में घुलनशील है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो रतौंधी नामक रोग होता है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर है, पिलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पिलाग्रा और स्कर्वी कह रहा है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी3 से पिलाग्रा होता है फ्रेंड्स, और विटामिन सी से कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया फ्रेंड्स। 11 नंबर सवाल को देखिए कि कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। ठीक है, कोलीकैल्सिफेरॉल। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वही कैल्सिफेरॉल फ्रेंड्स आपका विटामिन डी का, विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है, आप लोग को पता होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी से होता है। देखिए अच्छा सवाल है, मछली से जो प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल है वो विटामिन डी से परिपूर्ण होता है फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा था? टॉप मोस्ट भी ऐसा वाला बहुत बार पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग सही होना चाहिए। कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है? तो 13 का करेक्ट आंसर विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित कौन है? 14 का। तो 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फ्लोरीन है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यानी किस में कौन पाया जाता है फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आपका है 14 नंबर सवाल का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आयरन रक्त ये सुमेलित है, कैल्शियम हड्डी ये भी आपका सुमेलित है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल ये भी आपका सुमेलित है, सोडियम तंत्रिका आवेगी सुमेलित है, यानी 2 3 4 5 ये है आपका सुमेलित है। फ्लोरीन ये गलत है। ठीक है, ये है जो गलत है, क्योंकि फ्लोरीन हड्डी में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन या फ्लोरीन जो है आपका हड्डी में नहीं पाया जाता है। बाकी आयरन देखिए रक्त में पाया जाता है, आपको पता है, कैल्शियम तो हड्डी में होता है, या मैग्नीशियम है जो आपको क्लोरोफिल में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाले धातु का नाम बताइए, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और सोडियम हो गया तंत्रिका आवेग, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल 16 नंबर सवाल है, देखिए लौ आपका सुमेलित करना है, लौह पोटेशियम आयोडीन कैल्शियम। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं, ये लौह का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका किसमें? तो एक का हो जाएगा, पालक में पाया जाता है लौह। पोटेशियम हो गया जो आपका खजूर और में पाया जाता है और केला में। आयोडीन है जो कहाँ पाया जाता है? तो आयोडीन युक्त ये हो जाएगा। कैल्शियम हो जाएगा दूध अंडे में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि डी का 4, सी का 3, डी का 1, ए का 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका क्या है कि ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वसा का उदाहरण है, वसा है एक तरह का। 18 नंबर सवाल को देखिए, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 18 का। तो देखिए अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर सवाल को देखिए, खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। 19 का बी,
20 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आपका रासायनिक नाम दिया हुआ है एक साइड में, ये तो सबको पता होना चाहिए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, बी का क्या, सी और ई का। सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो विटामिन ए का रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। सवाल नंबर 1 बी का थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए के टेकोफेरॉल और विटामिन डी के कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल हो सकता है, एक सवाल आपको पूछ दिया जाए 100%। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए 21 का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो एक संतुलित आहार में 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट, ये आपका बैलेंस डाइट का डोज है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, संतुलित आहार यानी एक बैलेंस डाइट में प्रोटीन की मात्रा इतना होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, और वसा की मात्रा इतना होना चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना, इतना होना चाहिए। यही जो आपका बैलेंस डाइट का है। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है। 22 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। 23 नंबर सवाल को देखिए, पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, पौधा और जंतुओं में। ये सवाल बहुत बार मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, और ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मैं बहुत बार देखा हूँ, प्रैक्टिस शीट में अक्सर ही क्वेश्चन आते रहता है, सबको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोग को फ्रेंड्स। तो पौधे व जंतुओं में, पौधे में जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है जमा, और जंतुओं में होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मैं पुनः कहूँगा फ्रेंड्स आप लोग के लिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि पेड़ पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है। तो पेड़ पौधे में जो होता है फ्रेंड्स स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन अगर जो पूछा जाए कि जंतु में किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम है जो आपका पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। 25 नंबर सवाल, रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन होता है। अगर रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे को देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, जो आज का लास्ट सवाल है। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने देरी होना निम्नलिखित में से किस विटामिन, सभी का जवाब ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 का विटामिन सी इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग 3 महत्वपूर्ण चैप्टर को इसमें कवर किए फ्रेंड्स। पोषण को देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में रोग से संबंधित देखे, और पेड़ पादप के तना से संबंधित जो भी प्रश्न बनते थे। तो बायोलॉजी का एक दूसरा मास्टर वीडियो था फ्रेंड्स, और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 2 वीडियो और बनेगा, आपका पूरा बायोलॉजी मुख्य आपका खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कोशिश करूंगा फ्रेंड्स 1-2 दिन में ये बायोलॉजी भी खत्म हो जाए और इतिहास भी खत्म हो जाए। जितना ज़्यादा कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, क्या है कि थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, और बाहर का काम जो होता है फ्रेंड्स, अभी शादी ब्याह का दिन है तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी रहते हैं सभी लड़का लड़की देखने के लिए, कहीं ना कहीं रिलेशन में जाना पड़ता है, इससे समय कम मिल पाता है फ्रेंड्स। और आप लोग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अभी तक पब्लिक नहीं किया है, बैड लक का ही एक तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स, करीब 6 दिन हो गया है। जो ही आपका प्ले स्टोर में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक तभी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि रिव्यू में गया हुआ है। और आप लोग फ्रेंड्स टेस्ट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट देने का, वहाँ पर जाकर के टेस्ट दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।